स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को। तो हम लोग आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कल हमने क्या देखा था, अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमोनिया के यूजेस वगैरह देखे थे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और कहा जाए तो मोस्टली यूज़ भी किया जाता है। तो इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस। ठीक है, इसको एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड की जो टर्म दी थी वो गेवियर ने दी थी। गेवियर ने 1778 में दी थी। ठीक है, और भी कई साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया था नाइट्रिक एसिड के बारे में कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट द टर्म विच इज़ गिवन बाय गेवियर इन 1778। ओके, अब नाउ वी विल सी हाउ टू, मतलब नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम। नाइट्रिक एसिड में 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें हम, नॉर्मली एटमॉस्फेयर में कैसे, अगर हम चाहें नाइट्रिक एसिड बनाना या नाइट्रिक एसिड हमें कैसे मिल सकता है, तो हमें पता है नॉर्मल हमारे जो एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे ATM में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होती हैं? गैस के फॉर्म में। जब क्या होता है, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग मतलब थंडरिंग, लाइटनिंग, पानी गिरता है, रेनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, पानी गिरेगा तो पानी का क्या है, H2O, वाटर है। जब ये तीनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तब नाइट्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इस तरीके से भी बन सकता है। मतलब लाइटनिंग हमारे नॉर्मल अगर हम देखें तो पानी जब गिरता है तब भी नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली सरफेस पे हमें देखने को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी नाइट्रिक एसिड हमें देखने को मिल जाएगा, या हम उसको बोल सकते हैं कि हम बना सकते हैं। हमें सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ देखते हैं, लैब में। ठीक है ना, सबसे पहली क्या देखी जाती है, लैब मेथड देखी जाती है, लैब मेथड। तो लैब मेथड में क्या होगा, लैब मेथड में जनरली लैब में हम बनाएंगे इसको। लैब मेथड में हम क्या करेंगे, हम लेंगे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3 प्लस इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, दैट इज कंसनट्रेटेड, CONC डॉट मतलब कंसनट्रेटेड, DIL डॉट मतलब डाइल्यूट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी थोड़ा क्या होगा, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड्स का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड्स हैं सारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं, तो इसीलिए हम इनकी कंसंट्रेशन देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरा एक कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो इसलिए इनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन देखी जाती है। तो इसलिए लैब मेथड में हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, है ना, इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन लेंगे। तो क्या होगा, हमें बनाना क्या है, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट हम बना लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, प्लस साथ में लिख लेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका एक्सेस प्रोडक्ट में निकल जाएगा, मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हम इसको लैब में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं हम मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मैंने बताया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरर में डिफरेंस क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरली हम लैब में, नॉर्मली घर में, सब जगह कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है किसी प्लांट में, बड़ी जगह जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। तो मैन्युफैक्चर हम करते हैं इसका, मैन्युफैक्चर में ये 3 तरीके से किया जाता है। ठीक है, मतलब 3 तरीके की प्रोसेस इसमें दी गई हैं आपको सिलेबस में कि नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाए। पहली प्रोसेस होती है रिटॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, पहली है रिटॉर्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस है आपकी ब्रिक लैंड डैश ED प्रोसेस। ठीक है, इसको आर्क प्रोसेस भी कहा जाता है। आर्क प्रोसेस का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। ठीक है, एंड थर्ड प्रोसेस है आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस।
ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ये मोस्टली पूछी जाती है। जैसे हमने अमोनिया में हैबर प्रोसेस देखी थी, वैसे यहाँ पे ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को देखते हैं हम। रिटॉर्ट प्रोसेस सबसे पहले क्या आएगी, रिटॉर्ट प्रोसेस। रिटॉर्ट प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें कंसनट्रेटेड, इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है, KNO3 यूज़ किया जाता है। इसकी रिएक्शन जो होती है KNO3 की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, HNO3 बनता है, प्लस बाय प्रोडक्ट में आप निकाल सकते हो K2SO4, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा मेन प्रोसेस है, रिटॉर्ट प्रोसेस पहला वाला, फर्स्ट प्रोसेस। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। इसको क्या बोला जाता है, ये जो प्रोसेस है ये कौन सी है, ये आपकी रिटॉर्ट प्रोसेस है। क्या करना है हमें, सबसे पहले एक रिटॉर्ट लेना है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्नेस हमने देखे थे, फर्नेस कैसे बनाए जाते हैं, इस तरीके के फर्नेस बनाए जाते हैं, हमने देखे थे, बेसमर या ऐसे फर्नेस हमने देखे। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, रिटॉर्ट है, तो इसमें रिटॉर्ट प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको रिटॉर्ट बोला जाता है। तो इस रिटॉर्ट में हमें क्या करना है, KNO3 के साथ हमें H2SO4 सॉल्यूशन भर देना है। ये कंसनट्रेटेड है। ठीक है, कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम है ना। तो हमने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट और कंसनट्रेटेड H2SO4 किस में भरा, इसमें। जब इसकी फ्यूम्स निकले, फ्यूम्स आपस में जब रिएक्शन करेंगी तो जो गैस निकलेगी वो गैस को हम क्या करेंगे, कलेक्टर में कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक कलेक्टर हमने रखा है जहाँ पे सारी गैसेस आके क्या होंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। मतलब जो भी कंपाउंड बन रहा है बनेगा क्या, HNO3। यहाँ पे कलेक्टर में आपका HNO3 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपस में जब रिएक्शन कर रही हैं तो उसकी गैसेस बन रही हैं। वो गैसेस कहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं कलेक्टर में। और वो कैसी हैं, हॉट। ठीक है, हल्की सी कैसी हैं, हॉट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड यूज़ किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड आएगा आपका, जो नाइट्रिक एसिड आएगा, ये नाइट्रिक एसिड को हम फिर पास करेंगे, इसकी फ्यूम्स को पास करेंगे हम कहाँ पे, इसमें कूलर में। कूलर क्या कर देगा, सारी जो फ्यूम्स होंगी उनको क्या कर देगा, वेपराइज कर देगा, ठंडा कर देगा। एंड देन फिर वो वेपर्स जो रहेंगी वो क्या होंगी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। लिक्विड फॉर्म में वो किस तरीके से आएंगी, एक सिलिका का पाइप है, सिलिका के पाइप से होते हुए वो इधर आएंगी एब्जॉर्प्शन टावर में। ये जो लास्ट वाला है ये है एब्जॉर्प्शन टावर। बीच में जो रखा हुआ है ये कुछ यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, कुछ ब्रिक्स या आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन मटेरियल रख रखा है हमने, जिससे कि क्या होगा, जब हम वाटर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे तो वाटर से हमारा जो ये जो बन रहा है ये भी बनेगा कैसा, कंसनट्रेटेड। लेकिन जब वाटर इसमें ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे नीचे जो बनेगा हमारा, यहाँ पे नीचे जो बनेगा वो डाइल्यूट HNO3 बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कूलर के साथ कूलिंग तो होती जा रही है किसकी, नाइट्रिक एसिड की, लेकिन जो कंसनट्रेटेड था उस कंसनट्रेटेड में हम क्या ऐड करते जा रहे हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं वाटर, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसकी कंसनट्रेशन कम होती जा रही है और लिक्विड में हमें, लिक्विड फॉर्म में कैसा, डाइल्यूट HNO3 यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है रिटॉर्ट प्रोसेस, ये क्या है, बहुत ज़्यादा एंशियंट प्रोसेस है, मतलब बहुत पुरानी प्रोसेस है, इसीलिए इसका नाउ और डेज अगर हम देखते हैं तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, मतलब बहुत कम, या आप बोल सकते हो नाउ डेज में रेयरली इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इतना इफ़ेक्टिव प्रोसेस नहीं है, इफ़ेक्टिव भी नहीं है। दूसरी चीज़, इससे जो हमें मिलता है इल्डिंग जो होती है हमारी, मतलब हमें अगर डाइल्यूट HNO3 या कंसनट्रेटेड HNO3 चाहिए, मतलब HNO3 हमें बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो रिटॉर्ट प्रोसेस इतनी सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए मतलब इससे अच्छी क्वांटिटी का हमें HNO3 नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ब्रिकलैंड ईडी या आर्क प्रोसेस, इसको भी डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे होती है। इस तरीके का डायग्राम होता है, देखते हैं होता क्या है इसमें ये वाला जो चैम्बर होता है, फर्स्ट वाला चैम्बर, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फर्नेस।
ठीक है, मतलब ये जो चैम्बर रहेगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक आर्क मिलेगी। ठीक है ना। हम सेकंड प्रोसेस देख रहे हैं, कौन सी, ब्रिक लैंड इडी प्रोसेस। ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा है, आर्क प्रोसेस भी कहा है ना, ये आर्क प्रोसेस भी कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें मोस्टली करना क्या है, अच्छा इसमें जो कंपाउंड लिए जाते हैं, इसमें लिया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस ली जाती है। नाइट्रोजन लेंगे हम और ऑक्सीजन लेंगे, और वो कहाँ लेंगे हम, इसमें, मतलब यहाँ आपकी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। ठीक है, किस में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा रहे हैं। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NO बनाएगा, दैट इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड को फिर हम दूसरे चैम्बर में पास करेंगे, नाइट्रिक एसिड बनेगी दूसरे चैम्बर में, ये कहलाता है आपका कूलर। तो ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को कूल कर देगा, जितनी भी गैसेस यहाँ से आएंगी सारी गैसेस को ये क्या कर देगा, कूल करेगा। तो कूल करने से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कूल्ड होने के कारण किस फॉर्म में जाएगी, लिक्विड फॉर्म में, या वेपर्स, मतलब उसकी कंडेंस हो जाएंगी, हल्की हल्की वो कंडेंस होने लगेंगी। फिर थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। नेक्स्ट चैम्बर जो है हमारा, जैसे हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, टोटल इसमें कितने 5 चैम्बर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फर्नेस पे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ली, उस गैस को मिलाया तो क्या बना, NO। NO क्या कहाँ बना, यहाँ बना, इसमें, है ना। NO गैस यहाँ पे आ गई, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कूल्ड होने पे कहाँ आएगी, यहाँ, इसमें कूल्ड होने पे ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हीट होगी, टेम्परेचर थोड़ा उसका और बढ़ाएगी, क्योंकि बनाना क्या है हमें, नाइट्रिक एसिड बनाना है। तो अभी हमारा नाइट्रिक एसिड बना नहीं है, तो आगे रिएक्शन प्रोसेस कराने के लिए हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद बॉयलर या हीटर से जब ये क्या होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये वाला जो चैम्बर है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन चैम्बर। ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर। इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में जितनी भी नाइट्रिक एसिड होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। ऑक्सीडेशन चैम्बर मतलब किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन करा देना। तो जितनी भी नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना लेगी, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हुई, ये पहली स्टेप होगी, ये सेकेंड स्टेप होगी। ठीक है, इस तरीके से स्टेप वाइज होगी। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ चैम्बर में एक्सेस ऑफ क्या रहेगी, O2 प्रेजेंट रहेगी, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से O2 की रिएक्शन करके क्या बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम आगे पास करेंगे, ये है आपका क्या, एब्जॉर्प्शन चैम्बर, वही जैसे कि हमने रिटॉर्ट में लिया था। ठीक है ना, रिटॉर्ट प्रोसेस में यहाँ पे भी क्या है, आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर है, यहाँ पे वाटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी कुछ ब्रिक्स, या आप बोल सकते हो बीच में हमने कुछ वो डाल दिया है, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से सिलिका या कुछ ऐसे मटेरियल को डालते हैं हम, बीच में रख देते हैं, जिससे कि पानी का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो हमारे जो भी मटेरियल बन रहा है उसके कांटेक्ट में ना आए, मतलब धीरे धीरे करके पानी आए, फिल्टर होके आए। तो इसलिए हम बीच में एब्जॉर्प्शन चैम्बर में कुछ ऐसे मटेरियल रख देते हैं जिससे कि पानी जो है वो धीरे धीरे, हो सकता है यहाँ पे सैंड भी रखी जा सकती है। ठीक है, सैंड भी आप रख सकते हो। तो हमने क्या किया, या क्रिस्टल्स, सैंड रख सकते हो, क्रिस्टल्स रखते हो, लेकिन किसी को कंपाउंड के नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अब एब्जॉर्प्शन चैम्बर में आके क्या होगा, ऊपर से हम करेंगे, वाटर को छोड़ेंगे, हमारा जितना भी है वाटर वो क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही है और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे। नाइट्रिक एसिड में कितने चीज़ें चाहिए हमें, एक हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, 3 चीज़ें ही चाहिए। हमारे पास नाइट्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई और हाइड्रोजन भी आ गया, तीनों, तो बन गए क्या, HNO3। कहाँ बना ये HNO3, हमारा लास्ट में जाके यहाँ बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा, डाइल्यूट, क्योंकि वाटर ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पे आके हमारा HNO3 बनेगा। मतलब रिएक्शन जो होगी वो आपकी थर्ड स्टेप में 5th चैम्बर में कंप्लीट होगी, 5th चैम्बर में
कंप्लीट होगी। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, मतलब हमने 5 काइंड ऑफ चैम्बर लिए हैं, इसको पूरा एलेबोरेट भी करना होता है। मतलब ये तो मैं जस्ट आपको डायग्राम और रिएक्शन के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन जब आपको लिखने को आएगा एक्सप्लेन ब्रिकलैंड ईडी प्रोसेस, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे प्रॉपर वर्ड्स में, जैसे लिखा जाता है पैराग्राफ वाइज कि हमने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। लाइक हमने 5 चैम्बर यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के लिए हमने इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाया है, देन कूलिंग के लिए कूलिंग चैम्बर लगाया है, हीटर लगाया है, बॉयलर या हीटर बोल सकते हो, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन चैम्बर है और एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग चैम्बर में अलग अलग रिएक्शन हो रही हैं। पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन चैम्बर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, एंड लास्ट में वाटर की प्रेजेंस में हमारा डाइल्यूट HNO3 बनता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम लोग और बाकी की वेस्ट, अगर मान लो कुछ गैसेस रिएक्शन नहीं कर पाती हैं, बची हुई गैसेस जो हैं वो यहाँ से ऊपर हमने एक आउटलेट दिया हुआ है, ये आउटलेट है, यहाँ से सारी जो गैसेस रहेंगी वो निकल जाएंगी, मतलब वेस्ट गैसेस आप बोल सकते हो। इधर से आउटलेट से वेस्ट गैसेस में कौन सी गैस रहेगी जनरली, या तो रहेगी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड या रहेगी आपकी NO2 होगी नहीं, क्योंकि NO2 क्या होगी, वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। अच्छा, ये प्रोसेस भी क्या है, ये प्रोसेस भी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। ये क्या करती है, पुअर क्वालिटी की बोल सकते हो आप या क्वांटिटी की हाँ, मतलब क्या करता है, HNO3 का प्रोडक्शन करता है। मतलब इससे भी क्या कहा जा सकता है इस प्रोसेस को कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत मतलब पुरानी प्रोसेस है एज कंपेयर टू, अगर हम उसका भी देखें तो वो तो रियरली यूज़ कर भी लेते हैं रिटॉर्ट प्रोसेस, लेकिन इसका आजकल यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि इससे जो HNO3 मिलता है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती, ना ही उसकी क्वांटिटी हमें एक्यूरेट मिल पाती है। तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है थर्ड प्रोसेस हमारी, हम देखते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं ओस्टवाल्ड का। तो थर्ड प्रोसेस देखते हैं हम, थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। ये वेरी 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 IMP है, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड प्रोसेस पूछी जा सकती है, जैसे हैबर प्रोसेस पूछते हैं वैसे ओस्टवाल्ड भी पूछ सकते हैं। इसमें बेसिकली जो चैम्बर यूज़ किए हैं 1, 2 एंड 3, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चैम्बर यूज़ नहीं किया गया है, 3 ही चैम्बर यूज़ किए हैं। पहला चैम्बर है आपका कैटेलिटिक, मतलब इस समझ जाओ इसमें क्या है, कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, कैटेलिटिक चैम्बर। सेकेंड आपका चैम्बर है ऑक्सीडेशन चैम्बर, और लास्ट वाला आपका रहता है एब्जॉर्प्शन चैम्बर। ये आपका रहेगा एब्जॉर्प्शन चैम्बर, ठीक है। 3 चैम्बर यूज़ किए हुए हैं। वाटर यहाँ से हम स्प्रिंकल करना ही है हमें, बीच में हमें कुछ सैंड या ऐसे पार्टिकल्स रख देने हैं जो कि वाटर डायरेक्ट एकदम से ना गिरे हमारे। डाइल्यूट यहाँ पे जो बनेगा हमारा डाइल्यूट HNO3 बनेगा उसके लिए, ठीक है ना। अब रिएक्शन होती क्या है, कैटेलिटिक चैम्बर जो रहेगा, कैटेलिटिक चैम्बर, इसमें क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, प्लेटिनम का, प्लेटिनम के गेज यूज़ करेंगे, मतलब प्लेटिनम गेज बोल सकते हो आप, प्लेटिनम की वायर्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा, इसका टेम्परेचर रहेगा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। करना क्या है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जनरली हम यूज़ करते हैं क्या, NH3 बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड को। NH3 मतलब अमोनिया, ठीक है। अमोनिया यूज़ करेंगे, अमोनिया लेंगे हम, NH3 प्लस लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम देखा जाता है। ओस्टवाल्ड में क्या होता है, अमोनिया जो रहती है इसका लिया जाता है 1 वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे, और ऑक्सीजन जो रहती है या एयर की जो क्वांटिटी हम लोग रखते हैं वो रखी जाती है 10 वॉल्यूम, मतलब आप बोल सकते हो कि 10% ज़्यादा, मतलब 9% या 10% ज़्यादा। तो हम यहाँ से जब क्या करेंगे, यहाँ से हमारी अमोनिया गैस प्लस ऑक्सीजन एयर को पास करेंगे, तो यहाँ से ये 1 वॉल्यूम रहेगा और ये कैसा रहेगा 10 वॉल्यूम, मतलब 5, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो।
है ना, 5 2 ज़ा 10 वॉल्यूम के बेसिस पे, तो 10 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जब हम पास कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से हम रिएक्शन लिखेंगे, मतलब जो प्रोसेस हो रही है, ये प्लेटिनम के गेज लगे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, अमोनिया गैस और ऑक्सीजन को पास कराना है। वॉल्यूम याद रख लेना है, जब हम पास कराएंगे तो अमोनिया गैस और जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वैसे ही जैसे कि आपका उसमें बना था, ये भी 3 स्टेप में ही होगी। और प्लस क्या बच रहा है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, या आप H2O बोल सकते हो, H2 गैस अलग निकल जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहेगा, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड चलेगा तो यहाँ आएगा, किस में, ऑक्सीडेशन चैम्बर में, मतलब NO आ गया। ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, हमेशा ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या प्रेजेंट रहती है, O2 प्रेजेंट रहती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो जहाँ पे लिख लेते हैं अपन एक बार, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, NO2, मतलब नाइट्रोजन, वैसी स्टेप हो गई, ठीक है ना, जैसे कि पहले अभी देखी थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन चैम्बर में। सिंपल सिंपल है, इतने सारे कोई चैम्बर यूज़ नहीं करा, कोई बॉयलर नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ प्लेटिनम लिया है हमने यहाँ पे और टेम्परेचर लिया है प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। अब क्या करें, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन चैम्बर में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड पहुँची और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बन गया। NO2 जो रहेगी वो पास करेंगे हम किस में, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। एब्जॉर्प्शन चैम्बर में जैसे ही आएगी, हाँ वेस्ट गैसेस के लिए लगा दो आप आउटलेट, यहाँ से वेस्ट गैसेस लिख लेंगी, है ना, वेस्ट गैसेस। क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में आपका HNO3 बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप वाटर ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हो, नीचे आपका क्या हो रहा है, डाइल्यूट HNO3 बन रहा है। यहाँ से हमें लगभग 68% डाइल्यूट HNO3 मिलता है, मतलब डाइल्यूट HNO3 68% मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये मोर यूजेबल प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस प्रोसेस को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, किसके लिए, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब ये प्लांट जो है जल्दी मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मली मतलब आप 3 चैम्बर में प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इजीली इसका यूज़ हो जाता है और हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में क्या मिल जाता है, HNO3 मिल जाता है, 68% लगभग मिलता है। अगर हमें क्या करना है, इसको हमें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, मतलब इसको कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 68% नाइट्रिक एसिड आया है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब जितना भी वाटर इसमें प्रेजेंट होगा उसको रिमूव कर देना। तो हमें क्या होगा, अगर जैसे ही हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं 68% नाइट्रिक एसिड का, तो हमें 98% कंसनट्रेटेड HNO3 मिल जाता है। ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। 98% हमें कंसनट्रेटेड HNO3 मिलता है। कंसनट्रेटेड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से होती है हमारी क्या, ओस्टवाल्ड प्रोसेस कंप्लीट। अब देखते हैं हमने 3 प्रोसेस देख ली, 3 नहीं 4 प्रोसेस जनरली देख ली HNO3 की फॉर्मेशन की। अब हम देखते हैं इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रोसेस मैंने यही बताई थी आपको कि सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस एंड स्ट्रक्चर वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखें तो HNO3 की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये एक कलरलेस लिक्विड गैस होता है, ठीक है। साथ में ये पंजेंट भी होता है, तीखा होता है, मैंने बताया था। पंजेंट स्मेल होती है इसकी, पंजेंट स्मेल होगी। और कैसा रहता है ये, सोर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट मतलब खट्टा इसका टेस्ट होता है। क्यों सोर टेस्ट होगा, आप बताओ रीज़न। क्योंकि ये HNO3 जो रहता है एसिडिक होता है, इसलिए ये क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, मतलब रेड लिटमस पेपर में
रेड पेपर में या रेड लिटमस पेपर में आपने पढ़ा ही होगा, एसिड और बेस के टेस्ट पढ़े होंगे 11th में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा कि एसिड और बेस के टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं और क्या होते हैं। वैसे जनरली जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिडिक, और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेसिक होता है। और एसिडिक जो होते हैं 1 से लेकर 7, pH स्केल भी पढ़ा होगा आपने, 1 से लेकर 7 तक, मतलब 6.9 आप बोलो क्या होता है सारा एसिडिक, और जैसे ही 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर 7.1 से लेकर आपका 14 तक क्या होता है, बेसिक होता है। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो बचपन से। तो आप देखते हैं आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा। पहली हो गई कलरलेस लिक्विड पंजेंट स्मेल सो टेस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। फिर इसके बाद ये क्या करता है, ब्लिस्टर फॉर्म करता है। ब्लिस्टर फॉर्म करेगा किस पे, ऑन दी स्किन। हमारी जो स्किन होती है अगर स्किन पे ये गिर जाता है, ठीक है, डाइल्यूट भी करता है। डाइल्यूट जो रहता है वो डाइल्यूट क्या करेगा, डाइल्यूट अगर है, कंसनट्रेटेड की बात करें तो कंसनट्रेटेड तो क्या करेगा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो फोड़े बना देगा, बिल्कुल जला देगा, एकदम स्किन को बर्न कर देगा। लेकिन अगर डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट क्या करेगा, येलो कलर के मार्क छोड़ देता है स्किन पे। मतलब कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों ही हार्मफुल हैं एक तरीके से हम लोगों की स्किन के लिए। मतलब इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो, ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। फिफ्थ अगर देखें तो ये क्या करता है, ये जितनी भी मेटल्स होती हैं उनको क्या करता है, डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर, मेटल्स को डिज़ोल्व कर लेता है। और करोसिव होता है। करोसिव का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब जंग वगैरह लगाने के लिए, मतलब जंग जो रस्टिंग होती है, अगर रस्टिंग इसकी प्रेजेंस में हो या किसी मेटल पे अगर ये गिर जाता है तो उस पर रस्ट उसको गला देता है, मतलब बहुत जल्दी ये इफेक्टिव करता है। मेटल डिसॉल्व कर रहा है तो मतलब ओब्वियसली करोसिव होगा, तो मतलब ये क्या करता है, मेटल को भी गला देने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये थी इसकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं किसकी, HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हमने मेथड बना लिया इसको पहले, अब इससे क्या करेंगे, हम अलग अलग कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे, तो वो देखते हैं। हम लोग देखते हैं इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी देखना है हमें, HNO3 की, ठीक है, HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि रिएक्शन। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे याद रख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि जब आपने कंपाउंड बना लिया है तो जैसे कि एक ले लो आप मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन, एक ले लो नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर अलग अलग कंपाउंड, जैसे याद नहीं है कि किससे रिएक्शन कराएं, तो एक सीक्वेंस आप बना के चलो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको इजीली याद रहेगा। सबसे पहले हम करा के देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, मतलब इसका मेटल पे क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल में मेटल्स आपकी कौन कौन सी हैं, बहुत सारी मेटल्स हैं, है ना, जैसे कि आपका सोडियम है, पोटेशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड है, ये सारे क्या है आपके मेटल्स। तो क्या करता है, जब भी ये मेटल से रिएक्शन करता है, क्या, HNO3 जब भी ये मेटल से रिएक्शन करेगा, जैसे कि पोटेशियम ही ले लेते हैं K, है ना, फिर HNO3 की रिएक्शन हम कराएंगे किससे, सोडियम, फिर HNO3 की रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं, और बहुत सारी मेटल हैं, एल्युमिनियम, इस तरीके से इनसे सबसे रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम से कराएंगे तो क्या होगा, KNO3 होगा, लिख लेगा। हाँ, मतलब ये क्या करता है, जब HNO3 टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो जनरली ये H पॉजिटिव प्लस आपका NO3 नेगेटिव में निकलता है, इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड। तो क्या होगा, जब पोटेशियम आएगा तो पोटेशियम खुद कैसा है, पॉजिटिव, मेटल सारी कैसी होती हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद को बिठा लेंगी, क्या बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट, आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब ये सिंगल हाइड्रोजन लिख लेगा, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए रिएक्शन में या तो आप हाइड्रोजन गैस निकाल दो तो इसको आप बैलेंस करोगे तो इतना टाइम नहीं है। अगर सिंगल आप हाइड्रोजन निकालते हो या सिंगल मोस्टली हाइड्रोजन या मोस्टली ऑक्सीजन अगर निकलता है, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही सिंगल निकलता है, तो इनको बोला जाता है नेसेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं, ओनली एलिमेंट या एटॉमिक फॉर्म में, उसको बोला जाता है क्या, नेसेंट। तो नेसेंट क्या लिख लेगा आपका, नेसेंट हाइड्रोजन लिख लेगा यहाँ से।
मतलब सिंगल फॉर्म में निकल रहा है, अगर H2 नहीं लिखा है, सिंगल H लिखा है, इसको आप ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नेसेंट, कोई भी कंपाउंड हुआ जो भी है, जैसे कि नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन है यहाँ पे तो नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके सोडियम पे। सोडियम करेगा तो NaNO3 बना लेगा, प्लस फिर आपका वही हाइड्रोजन नेसेंट आप निकाल दो। एल्यूमिनियम से क्या AlNO3, एल्यूमिनियम NO3 Al2NO3 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन लिख लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके हाइड्रोजन्स निकलते जाएंगे। आप इस पे प्लस लगाओ नहीं लगाओ कोई मैंडेटरी नहीं है, ब्रैकेट में लिख दो। तो इस तरीके से क्या होते हैं, मेटल से रिएक्शन होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं मेटल्स जो कि क्या होती हैं, HNO3 से रिएक्शन नहीं करती, उनको बोला जाता है नोबल मेटल, जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, मतलब इससे HNO3 से रिएक्शन नहीं कर पाती। तो क्या होती हैं वो होती हैं प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है, रेडियम, इसके बाद इरिडियम। ये जो होती हैं ये कुछ ऐसी मेटल हैं, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, रेडियम, इरिडियम, ये कुछ ऐसी मेटल हैं जो कि क्या होती हैं, कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इनको इसलिए हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल बोला जाता है। ये आप एक लाइन उसमें ऐड कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल हो गया, तो रिएक्शन विथ अब देख लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में आपका जैसे HNO3 है, आप ये वर्ड्स में खुद अपने आप लिखिएगा, ये ऐसे ही रिएक्शन मत लिख दीजिएगा। रिएक्शन विथ मेटल लिखा है तो आप पूरा लिखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल व्हेन द कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, देन इट फॉर्म्स इट, ये प्रोडक्ट बनाएगा एंड रिमूव या रिलीज नेसेंट हाइड्रोजन। फिर इसके बाद लिखोगे एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शन, देयर आर सम मेटल्स हु आर नॉट रिएक्ट विथ HNO3, दीज आर नोन प्लेटिनम, गोल्ड, रेडियम, इरिडियम, ठीक है, दे आर नोन एज नोबल मेटल। फिर इसके बाद लिखोगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल में व्हेन द नाइट्रिक एसिड, या आपका जो भी नाइट्रिक एसिड है किससे रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटल से, लाइक कार्बन से। फिर इसके बाद HNO3 और किससे रिएक्शन हम करा सकते हैं नॉन मेटल में, सल्फर से। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन और किससे करा सकते हैं, फॉस्फोरस से। ऑक्सीजन से कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जब इनसे रिएक्शन कराएंगे तो ओब्वियसली इसमें H2O लिख लेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख लेगा, प्लस CO2 लिख लेगा। इस तरीके से टूटेगा, क्योंकि 4 कंपाउंड है तो 4 कंपाउंड में से मतलब 4 एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो उनसे मोस्टली क्या बन सकता है, वाटर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस तरीके से आप अपना दिमाग भी लगा के कंपाउंड्स बना सकते हो कि क्या कंपाउंड, अगर आपको कंपाउंड बनाने आते हैं तो, ठीक है ना। फिर इसके बाद नाइट्रिक एसिड जब सल्फर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस यहाँ पे हम बना लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फर से रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड तो जनरली सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। और जब ये फॉस्फोरस से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, H3PO4, मतलब ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड नहीं होता है इसलिए CO2 निकालिए, ठीक है। मतलब जनरली आप बोल सकते हो कि जब व्हेन द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ नॉन मेटल इट जनरली फॉर्म्स एसिड्स। एसिड्स कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दीज काइंड्स ऑफ। अब देखते हैं रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हमें पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा भी होगा 11th में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन जो होते हैं, एल्केन, एल्काइंस है, ये सब पढ़े हैं ना, तो इन्हीं के बारे में है। तो उनके साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा, नाइट्रिक एसिड लेंगे हम HNO3, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं हम कौन सा, जैसे कि बेंजीन, सबसे इजी, C6H6 सुना होगा ना, C6H6 इसको बोला जाता है बेंजीन। बेंजीन के साथ जब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, और यहाँ पे आप जनरली ले लो H2SO4 जो रहता है, ये अकेला रिएक्शन नहीं करता,
यहाँ पे कंसनट्रेटेड हमें क्या करना पड़ता है, H2SO4 की प्रेजेंस लेनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म्स C6H5NO2 नाइट्रो, इसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, प्लस आपके वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपका HNO3 है, HNO3 के साथ रिएक्शन हमने करा दी जैसे कि आपकी फिनॉल की C6H5OH, ये कहलाता है फिनॉल, ठीक है। OH मतलब फिनॉल, ग्रुप तो आपने पढ़े ही होंगे। फिनॉल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, OH कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सारे 11th में दिए हुए हैं, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है आपका C6H2OH प्लस NO2 प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर के, ये बनाता है। अब ये कंपाउंड है क्या, मैं बता देती हूँ इसका डायग्राम बना के आपको। ये कंपाउंड जैसे बेंजीन है, बेंजीन कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है। ये आपकी क्या है, इसको बोला जाता है क्या, बेंजीन। C6H6 का मतलब होता है 1 6 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, ठीक है। ये क्या है आपकी बेंजीन, है ना। ये बेंजीन बन गई, बेंजीन की रिंग है, इसमें कार्बन कितने होते हैं 6 और हाइड्रोजन भी कितने होते हैं 6, C6H6 इस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, बेंजीन में हमने क्या कर दिया, OH ग्रुप जोड़ा है, यहाँ पे आपका OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसने क्या करा, रिएक्शन किससे करी, HNO3 से, HNO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और HNO3 यहाँ आके लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से जब कराते हैं तो ये क्या बनाता है, इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। जनरली ये बनाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका OH, NO2, यही है फॉर्मूला। C6 है, H यहाँ पे 2 हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने, वाटर के कितने 3 मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे और ये आपका क्या कहलाएगा, C6H2 प्लस आपका ये मतलब लिखा हुआ है मैंने OH, NO2 कितने होल थ्राइस, तो 1 2 3, मतलब ये कहलाता है आपका क्या, पिक्रिक एसिड, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। अभी हम इसके यूजेस देखते हैं तो यूजेस में आपको पता चल जाएगा। तो ये थी इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या इसके आगे और भी आप करा सकते हो, लाइक जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनके साथ आप रिएक्शन करके लिख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मैंने बताई हैं। तो इस और प्लस क्या कंपाउंड बन रहा है जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूरी है, मतलब कुछ रिएक्शंस में जो कंपाउंड बनता है वो मैंडेटरी होता है कि वो वैसे का वैसे ही रहे, हर कुछ आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपको एज इट इज़ रेटिफाई करनी होंगी। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। हमारा यूजेस, नाइट्रिक एसिड के यूजेस, सबसे पहला यूज़ है, मैंने बताया था ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बोल सकते हो या ऑक्सीडेशन एजेंट है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसका यूज़ क्या किया जाता है, एक्सप्लोसिव के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोसिव में मैंने अभी आपको बताया पिक्रिक एसिड एग्जाम्पल, ठीक है। TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन को जो है एक्सप्लोसिव में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन का भी यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव की तरह। फिर इसके बाद गन कॉटन करके भी होता है, ये भी एक क्या है, एक्सप्लोसिव ही है। इन सबको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका डाइज वगैरह में, मेडिसिन्स में, या फिर आर्टिफिशियल
सिल्क बनाने में, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड, फर्टिलाइज़र्स की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स हो गया आपका, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स के अलावा आप बोल सकते हो फोटोग्राफी होती है, ठीक है। फोटोग्राफी में भी हमने पढ़ा है, फोटोग्राफी हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ देख लेते हैं, मेटल को डिज़ोल्व करने में, मेटल क्या, या आप बोल सकते हो जैसे कि पॉलिशिंग में बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो फिल्ट्रेशन ऑफ किसका, गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है। मतलब जो भी गोल्ड या सिल्वर होता है उनका फिल्ट्रेशन करना है, या उनको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, तो हम इसका भी यूज़ करते हैं किसमें, नाइट्रिक एसिड का प्यूरिफिकेशन में। ये क्या थे कुछ नाइट्रिक एसिड के यूजेस। अब इसका देख लेते हैं हम क्या, स्ट्रक्चर देखें तो जनरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, प्लानर होता है। प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर का मतलब होता है सीधा सीधा होता है, मतलब ज़्यादा कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आपका रहेगा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन HNO3, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है वो कहलाता है प्लानर स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप चाहो तो इनको ऐसे बॉक्स में कवर्ड कर दो तो अलग आपको दिखाई देगा। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या होता है HNO3, ऐसे ही होता है। ये इसको इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लानर स्ट्रक्चर। इसमें जो एंगल बनते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनता है 120 का, यहाँ पे जो बनता है वो 116 डिग्री का, डिग्री लगा देना आप। और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 130 डिग्री का, यहाँ पे जो बनेगा वो 114 डिग्री का। तो ये होता है आपका क्या, HNO3 का, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद मतलब पूछने को भी आ सकता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, नहीं आता है तो भी आप, अगर आया है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस आई है, कुछ भी आया है नाइट्रिक एसिड के बारे में लिखने को आया है, तो आप ये सारी चीज़ें बताएंगे, एक पूरा एक कॉन्सेप्ट मतलब लेके चलेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। और फिर इसके बाद एक टेस्ट होता है, अगर हम HNO3 का टेस्ट लगाएं, ठीक है, तो वो कहलाता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। कैसा होता है वो मैं बताती हूँ। ये जनरली लैब में, मतलब कि HNO3 है नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट सॉल्यूशन में, उसकी क्वांटिटी कैसी है, इसको पता लगाने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। ये लैब में किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम जनरली FeSO4 लेते हैं, ये रहता है डाइल्यूट। FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, इसके साथ हम लेते हैं, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर दिया है, FeSO4, कैसा है, डाइल्यूट। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 नहीं, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और वो भी कैसे डालेंगे, स्लाइड से बिल्कुल धीरे धीरे गिराएंगे। और कैसे गिराएंगे, बहुत स्लोली मतलब इसमें डालेंगे। स्लोली डालने से ये होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, कंसनट्रेटेड है, और दूसरी चीज़ ये भी ब्लिस्टर फॉर्म करता है। तो एकदम से क्या हो, बबलिंग ना हो या ब्रस्ट ना हो टेस्ट ट्यूब, इसीलिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट FeSO4 में सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है वो धीरे धीरे डालें। ये एक यहाँ पे मान के चलो सबसे ऊपर टॉप में एक ब्राउन कलर की यहाँ पे ब्राउन रिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आती है, कुछ समय के लिए आती है, और थोड़ा सा अगर उसको हिलाओगे तो वो रिंग चली जाएगी। तो वो वहाँ पे मतलब कुछ टाइम के लिए, विदिन मिनट्स या सेकंड्स के लिए आती है। तो वो रिंग जो रहती है, उसी के रिंग के प्रेजेंस से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रेजेंट है। ये जो कंपाउंड बनती है या रिंग बनती है, ये बनती है FeH2O5NO2 पॉजिटिव, इसकी बनती है। ये कंपाउंड रहता है ब्राउन, इसको ब्राउन कंपाउंड बोला जाता है, ब्राउन कंपाउंड, ठीक है। इसकी क्या बनती है, रिंग बनती है।
और वो कुछ समय बाद चली जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैब में भी नाइट्रिक एसिड का टेस्ट लगा सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या नहीं है। ये एक हो गया। एक और चीज़ होती है HNO3 को में एक कुछ जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नोबल मेटल होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते, तो उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको बोला जाता है एक्वा रेजियाई। ठीक है, एक्वा रेजियाई क्या होता है, ये एक्वा रेजियाई वर्ड बहुत जगह यूज़ होगा, तो इसलिए इसको नाम को याद रखिएगा। एक्वा रेजियाई होता है 1:3। किसका 1:3 बताती हूँ मैं, मतलब कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 3। मतलब कंसनट्रेटेड आपका नाइट्रिक एसिड जो रहेगा 1 वॉल्यूम और HCl रहेगा आपका 3 वॉल्यूम, दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका एक्वा रेजियाई। एक्वा फोर्टिस हमने बोला था, एक्वा फोर्टिस मतलब नाइट्रिक एसिड, लेकिन एक्वा रेजियाई क्या होगा, जब नाइट्रिक एसिड में कंसनट्रेटेड HCl मिला देते हैं तो क्या बना लेता है वो, ये बनाता है एक्वा रेजियाई बनाता है। इसका यूज़ करते हैं हम जो नोबल मेटल्स होती हैं, नोबल मेटल्स, उनको डिज़ोल्व करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, डिज़ोल्व या सॉल्यूबल करने के लिए एक्वा रेजियाई का यूज़ किया जाता है। नोबल मेटल्स मतलब इसमें क्या होगी, इसमें आपकी जो भी गोल्ड रहेगी या सिल्वर रहेगा या प्लेटिनम रहेगा, रेडियम रहेगा, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो ये था आपका क्या, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इस पूरे टॉपिक में नाइट्रिक एसिड वाले में जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आपके कमेंट्स मुझे डेली मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको रिप्लाई भी किए हैं। अब अगर आपको समझ में इस टॉपिक में कुछ नहीं आया है अभी तो करंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा भी हुआ है, साथ में स्लाइड एक चल रही है जिसमें डला हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप उसमें व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम करके मुझसे अपने डाउट्स या क्वायरीज़ पूछ सकते हैं।